हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी से ही रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। अक्सर आप इसको न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने इतना एमएसपी प्रोक्लेम किया, इतना के तो फिर ये एमएसपी होता क्या है। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो हमारे जो किसान भाई है या किसान वर्ग से जो भी कोई वीडियो देख रहा है, तो कम से कम वो इस टर्म से, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस से तो अवश्य ही अवगत हुए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, शो करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। एमएसपी, इसके सबसे पहले फुल फॉर्म होते हैं मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। क्या होती है? मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी जो होता है एक प्रकार का मूल्य होता है, एक प्रकार का प्राइस होता है। ठीक है। एमएसपी जो होता है वह समर्थित मूल्य होता है जिस पर सरकार एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसानों से उनकी फसलों का अधिग्रहण करती है। उस रेट को या उस मूल्य को ही हम एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी क्या होता है? एक प्रकार का प्राइस होता है। वो प्राइस जिस पर सरकार, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है एफसीआई। क्या है? एफसीआई, जिसकी फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एफसीआई होती है, यही किसानों से फसलों का अधिग्रहण करती है। उस प्राइस को ही हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। आपको ये ज्ञात हुआ कि एमएसपी क्या होता है? एक बार आप अगर आप कॉपी पेन ले रहोगे तो डेफिनेशन लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। एमएसपी वह समर्थित मूल्य होता है जिस पर सरकार की सहायता से या सरकार के बिहाफ पर एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसानों से उनकी फसल का अधिग्रहण करती है। उस मूल्य को ही हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। डन। तो एमएसपी की जो प्रोक्लेमेशन होती है वर्ष में दो बार की जाती है, एक बार खरीफ की फसलों के लिए और एक बार रबी की फसलों के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड। और जो एमएसपी की जो घोषणा होती है वो फसल बुआई से पूर्व की जाती है। फसल बोने से पहले ही सरकार घोषणा कर देती है कि भाई हम इतने रेट पर आप अपना गेहूं चावल जो भी आपको बोलना हो बोलो, हम इस रेट पर खरीदेंगे। मतलब कि जो एमएसपी की जो घोषणा होती है वो फसल बुआई से पूर्व कर दी जाती है। तो इसके बारे में आपको दो, इसकी फुल फॉर्म होते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की एक वैधानिक संस्था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन माय डियर फ्रेंड, एमएसपी की प्रोक्लेमेशन या घोषणा वर्ष में कितनी बार की जाती है? दो बार। वर्ष में दो बार। एक बार खरीफ की फसल के लिए और एक बार रबी की फसल के लिए। ये तो आपको पता होगा, रबी की फसल वो होती है जिसको हम सर्दियों में बोते हैं और खरीफ की फसल होती है जिसको हम रेनी सीजन में बोते हैं, लाइक धान वगैरह हो गए खरीफ की फसल, और रबी की जैसे गेहूं। ठीक है माय डियर फ्रेंड। एमएसपी में कितनी फसलों को इंक्लूड किया गया है? वैसे तो इसमें मुख्य रूप से 23 को किया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो एक है शुगर केन, उस पर एफआरपी है, फेमोरेटिव रिम्यूनरेटिव फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है माय डियर फ्रेंड। एमएसपी पर जो घोषणा की गई है 23 फसलों को बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली रूप से शुगर केन पर एफआरपी की गई है। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि एमएसपी पर कितनी फसल है तो 22 है। 22 प्लस एक शुगर केन, इस पर एफआरपी है, फेयर एंड द रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट मानती है कि हम शुगर केन को भी एमएसपी पर ही लेते हैं। एमएसपी में 23 को ही बोला जाता है, लेकिन अगर हम मुख्यतः देखें तो 22 है, क्योंकि जो शुगर केन है उस पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है। ठीक है, शुगर केन को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जो शुगर केन को भी हम स्पोर्टेड प्राइस पर ही खरीदते हैं। ये स्पोर्टेड प्राइस क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चार टाइप के प्राइस होते हैं, एक मार्केट प्राइस होता है, एक्सपोर्टेड प्राइस होता है, एक आपका कंट्रोल प्राइस होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है। इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा।
सो आपको ये पता लगा होगा कि एमएसपी क्या है, समर्थित मूल्य होता है जिस पर सरकार एफसीआई की सहायता से किसानों से फसलों का अधिग्रहण करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में जो भी गवर्नमेंट को जो भी अपना अनाज वगैरह चावल वगैरह बेचती है, जिस रेट पर बेचते हैं वो रेट ही एमएसपी होता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि सरकार का रेट इतना है, तो वो सरकार का जो रेट होता है वो एमएसपी ही होता है। तो अभी की अभी मैं आपको 22 की 22 फसलों को लर्न करा देता हूँ। आप मेरे साथ लिखते जाइए और बोलते जाइए, आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। एमएसपी में शामिल फसलें, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस में शामिल फसलें, इसमें दो तरह की फसलें शामिल है एमएसपी में शामिल फसलें। पहला है आपका गैर खाद्य फसल, नॉन एडिबल क्रॉप्स, नॉन एडिबल क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो खाने योग्य नहीं है। और दूसरा है आपका एडिबल क्रॉप्स यानी खाद्य फसल, इसे बोलते हैं हम एडिबल क्रॉप्स, डन माय डियर फ्रेंड। नॉन एडिबल में तो सिर्फ और सिर्फ 3 फसलें शामिल है। कितने फसलें शामिल है? 3 क्रॉप्स शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी है आप याद लिख लीजिएगा। 3K के नाम से उसको बोलते हैं हम। 3K में आते हैं आपके कपास, कच्चा पटसन और कच्चा नारियल। आप इनको लिख लीजिए, कपास, कच्चा पटसन, एक बार में कपास, कच्चा पटसन, कच्चा नारियल। कच्चा नारियल को हम कोपरा भी बोलते हैं, इसको याद रखना, कोपरा। 3 याद हो गई, जल्दी से मेरे साथ करना। एमएसपी में हम शामिल फसलों की याद कर रहे हैं। एमएसपी में शामिल फसलें, तो इसमें 22 फसलें शामिल है। ठीक है, 22 फसलों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन एडिबल क्रॉप्स, गैर खाद्य क्रॉप्स, जो कि खाने योग्य नहीं होती है। इसमें 3 फसलें आती है, कौन कौन सी? 3K के नाम से हम इसको याद करते हैं। कपास, कच्चा पटसन, कच्चा नारियल। कच्चा नारियल को कोपरा भी कहते हैं। एक बार और मेरे साथ बोलिए, कपास, कच्चा नारियल, कोपरा या कपास, कच्चा पटसन, कच्चा नारियल। कच्चे नारियल को कोपरा, कपास, कच्चा नारियल, कच्चा पटसन, कपास, कच्चा नारियल, कच्चा पटसन। ठीक है, चलिए आपको ये लर्न होंगे। और हमने जो खाद्य फसल है, जो एडिबल क्रॉप से, इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। अब उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जो ये एडिबल है, इसमें अनाज आता है आपका 7 प्रकार का अनाज आता है। कितने प्रकार का अनाज आता है? 7 प्रकार का। और दाल आती है, 5 प्रकार की दाल आती है। और तिलहन आते हैं। क्या आते हैं आपके? तिलहन, 7 प्रकार के तिलहन आते हैं। डन माय डियर फ्रेंड, 7 प्रकार का अनाज। अब देखो हो गई 22 की 22, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 फसल होगी। और एक जो है आपका वो है शुगर केन, डन। अब हम इन फसलों को याद करते हैं। देखो 7 अनाज कौन कौन से, पहले मेरे साथ आप बोलिए, लर्न कीजिए, मैं फिर उसके बाद इसको लिख भी दूंगा। तो 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से? पहला है गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी। हो गए 7? बोलो मेरे साथ, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, जौ। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ। ठीक है, मैं उसको लिख देता हूँ। चलिए 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से हैं? सात प्रकार। अब हम कौन सी बात करें? खाद्य फसल। सात प्रकार के
अनाज कौन कौन से है? गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी और जौ। घोट के पीजिए माय डियर फ्रेंड, कति बिल्कुल घोट के पीजिए जी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चंस में भी इसी तरह से फंसाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें एमएसपी में शामिल है, तो इसको याद कर लीजिएगा। गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, जौ। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 हो गया, याद कर लीजिए इसका, ठीक है। बोलो मेरे साथ, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, ज्वार आएगा, मैंने जवारा लिख दिया, ज्वार, मक्का, रागी, जौ। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इसमें अनाज में 7 प्रकार के अनाज शामिल है, ठीक है। अब जो भी ये बाजरा होगा, ज्वार, मक्का, रागी हो गई, ये मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज उसे बोलते हैं जिसकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी हो, प्लेन नहीं हो। जैसे गेहूं की अगर हम सरफेस देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन होती है, लेकिन जो भी मक्का हो जाए, मोटे अनाज होते हैं, इसकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है। और इसी में फाइबर्स की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। डन माय डियर फ्रेंड। चलिए, अब 5 प्रकार की दालें होती है, 5 प्रकार की दालें, 5 प्रकार की दालें कौन कौन सी? मूंग, चना, उड़द, मसूर, तुअर, तुअर, इसको अरहर, अरहर भी बोलते हैं, अरहर, अरहर, सॉरी अरहर, ठीक है। मूंग, चना, उड़द, मूंग, चना, उड़द, मसूर, तुअर, ठीक है। मूंग, चना, उड़द, मसूर, तुअर, ठीक है मेरे फ्रेंड, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और 7 प्रकार के तिलहन भी शामिल है। कौन कौन सी है? तिल हो गया सबसे पहले तो आपका, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, ये अलग है, यहाँ पे लगा मूंगफली, नाइजर सीड, नाइजर सीड, टमाटर फ्रेंड। तिल, सरसों, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, एक हो जाएगा आपका सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक है। ये आपको मैं देख ले विजिबल होगा, मैं अगर नहीं भी विजिबल है तो मैं एक बार बोल देता हूँ। खाद्य फसलें, खाद्य फसलों में 7 प्रकार के आपके अनाज होते हैं। अनाज कौन से हैं, याद कीजिए मेरे साथ, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, जौ। 5 प्रकार की दालें, मूंग, चना, उड़द, मसूर, तुअर, ठीक है। और 7 प्रकार की तिलहनें, तिल, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर सीड, मूंगफली। एक बार मैं देख लेता हूँ ये विजिबल है या नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है। लेकिन कई बार ना जो एग्जामिनर होता है तो हम इस तरह से घुमा देता है कि पूछता है कि इन फसलों, मतलब कि एमएसपी में से शामिल जो फसलें होती हैं, इनमें से रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो मे भी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आंसर ना, लेकिन आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। जो आपकी चना और मसूर है दाल में, ये क्या होती है, रबी की होती है। ये क्या होती है, रबी की। और सभी की सभी जो दाल है, मूंग, उड़द, तुअर, मूंग, उड़द, तुअर, ये सभी की सभी खरीफ की फसल, खरीफ की दाल होती है, ठीक है। इसी प्रकार गेहूं में भी जो आपका अनाज में भी जो गेहूं और जो जौ है, गेहूं और जो जौ है, ये दोनों क्या है, रबी, रबी की फसलें है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और इसमें आपका सरसों
और कुसुम, सरसों और कुसुम, ये दोनों किसकी फसल है? रबी की है। तो हम कह सकते हैं एमएसपी में से सिर्फ और सिर्फ 6 ही रबी की फसलों को शामिल किया जाता है। बची हुई जो बाकी की जो फसल है, ये सभी की सभी कौन सी फसल है? खरीफ सीजन की फसल है। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हो, अदरवाइज तो इसको अपने नोट्स में लिख लेना। मे भी मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी, लेकिन मैं साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत समझ जाने का प्रयास कर ही लोगे, कर लोगे, चलो कर ही लोगे, ठीक है। आप अगर आपसे पूछे कौन सी रबी की है, तो आपको दाल में 2 दाल याद रखनी है, चना मसूर। चना मसूर रबी की फसल है, और अनाज में गेहूं जो रबी की है, और 7 प्रकार के तिलहन में सरसों और कुसुम, ठीक है। जो आपका नाइजर सीड होता है, इसी का यूज हम बालों में भी किया जाता है। डन माय डियर फ्रेंड। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमएसपी की घोषणा कौन करता है और किस आधार पर ये डिसाइड होता है कि भाई एमएसपी इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए एमएसपी की गणना। एमएसपी की गणना और घोषणा कौन करता है? ध्यान से समझिए। एमएसपी की जो गणना करने का जो कार्य है, मतलब कि कितना एमएसपी होएगा, कितना नहीं होएगा, इस तरह की जो गणना करने का जो कार्य है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीएसीपी। क्या नाम है? सीएसीपी। सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, हिंदी में भी लिख देता हूँ, कृषि कृषि लागत और मूल्य आयोग, और इसकी घोषणा घोषणा कौन करता है? एक कमेटी होती है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको याद कीजिए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसको याद कीजिए। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वे आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। जो एमएसपी की जो गणना करने का कार्य है वो सीएसीपी, इसकी फुल फॉर्म अपने माइंड में याद कीजिए। सबसे पहले सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एक बार और बोलिए मेरे साथ, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। वन टाइम मोर, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये याद रखना, सीएसीपी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? हमेशा याद रखना, ये आती है कृषि एवं मिनिस्ट्री ऑफ क्रॉप्स एंड, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ माय फ्रेंड, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसको याद रख लेना। सीएसीबी कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है, ठीक है। आपको ये दोनों फुल फॉर्म याद हो गया। अब मैं इनका सीएसीबी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, तो आपको ये इतना एलोब्रेट नहीं करूंगा, मैं इसकी फुल फॉर्म हर जगह नहीं लिखूंगा, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको लर्न करने का प्रयास कीजिए।
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दोनों मिलकर किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद कराना है। थोड़ा सा मैं आपको सीएसीपी के बारे में बता देता हूँ। सीएसीपी 1965 में एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत झा समिति। कौन सी कमेटी है? लक्ष्मीकांत झा समिति। कब होता है समिति का गठन? वर्ष 1965 में। इस लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर एक संगठन की गणना होती है जिसका नाम है कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर्स वैल्यू कमीशन। ठीक है, वर्ष में। और ये जो कृषि मूल्य आयोग होता था, ये क्या काम करता था? एमएसपी की गणना करता था। ये क्या करता था? एमएसपी की गणना करने का ये कार्य करता था। माय डियर फ्रेंड, वर्ष 1985 में इस कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर सीएसीपी कर दिया, जो आपको वर्तमान में नजर आता है, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप होए कि सीएसीपी का पुराना नाम क्या है या सीएसीपी को किसके स्थान पर प्रस्तावित किया गया, तो कृषि मूल्य आयोग था। इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। डन माय डियर फ्रेंड, चलिए इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं। अब जो सीएसीपी है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड करता है, ठीक है, इसके एमएसपी की गणना करने के लिए। ये क्या करता है? रिकमेंड, रिकमेंडेशंस मतलब सहमति देता है या सिफारिश करता है। सिफारिश लिख देते हैं। सीएसीपी जो होता है एमएसपी के लिए सिफारिश करता है किसको? सीसीईए को, कि आप इतने एमएसपी की घोषणा। लेकिन जो सीसीईए है कि सीएसीपी जो होता है कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स को एमएसपी के लिए सिफारिश करता है कि आप एमएसपी की घोषणा इतना करिए या इतना करिए। ये सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है। लेकिन कैबिनेट कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये इसकी सिफारिश को माने, ये मैंडेटरी नहीं है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी, ये बाध्यकारी नहीं है। ये याद रखना, हमेशा याद रखना। आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि क्या सीएसीपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस की जितनी भी सिफारिशें होती है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए बाध्यकारी होता है? तो इसका आंसर है नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है। डन, ठीक है। अब जो सीएसीपी है ये किस आधार पर इसकी गणना करता है? तो सबसे पहले तो ये देखता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब कि घरेलू बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो एमएसपी में जो शामिल फसल है उसकी क्या क्या कंडीशन है। आई मीन हमारे इंडिया में उसकी कितनी जरूरत है, कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो सीएसीपी किस फैक्टर को देखता है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इन फसलों की क्या सिचुएशन है, क्या इनकी सप्लाई ज्यादा है, क्या डिमांड ज्यादा है, इस प्रकार का वो इवेल्युएशन करता है सीएसीपी। ठीक है, फिर वो इंटर पैरिटी क्रॉप का निर्माण, इंटर पैरिटी क्रॉप को देखता है। इंटर पैरिटी क्रॉप का मतलब होता है अगर हम किसी एक फसलों पर ज्यादा एमएसपी कर दे तो किसान एमएसपी के चक्कर में कहीं उसी फसल का ज्यादा प्रोडक्शन ना कर दे और दूसरी फसल का प्रोडक्शन कम कर दे, जिससे उसकी सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो और लोग और उसकी प्राइस बढ़ने लग जाए। तो ये इंटर क्रॉप पैरिटी को भी इवेलुएट करता है कि कहीं हम एमएसपी की घोषणा इतने नहीं कर दे कि सारे अगले साल या नेक्स्ट ईयर जो किसान होंगे उसी फसल को बोल रेट पर विवश हो जाए। सो ये इंटर पैरिटी क्रॉप को भी रेगुलेट करने का प्रयास करता है। इंटर पैरिटी क्रॉप, ठीक है। इंटर पैरिटी क्रॉप का सिंपल सा मतलब है कि अगर अगर सरकार किसी फसल पर एमएसपी पर ज्यादा रेट दे देगी
तो जो भी किसान होंगे उनको लगेगा कि भाई किसान जो गवर्नमेंट है इन फसलों पर ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं, तो हम अगले साल से इसी फसल को बोएंगे। और इस प्रकार उसी फसल को बोने से जो अन्य फसलें होती है लाइक दाल वगैरह होगी, जो भी सेक्टर होगी, तो किसान उनको नहीं बोएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर उतना एमएसपी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। सो किस इससे क्या होएगा, जो अन्य फसलें होगी वे उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे। ठीक है। चलिए, एक तो इन सिचुएशन को देखता है, और क्या देखता है, डिमांड और सप्लाई देखता है कि इनकी कितनी कितनी डिमांड है और सप्लाई कितनी है। और ये देखता है कि जो कोई भी किसान है, कोई भी जो किसान होता है, वो इन फसलों को बोने के लिए कितना तो पैसा खर्च करता है, कितना नहीं करता, इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। ठीक है। सीएससीपी इन चीजों को देखने का प्रयास करता है। सबसे पहले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या सिचुएशन है, इंटरपैरेटिव ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई मुख्यतः इन तीन चीजों को रखता है। यदि बात स्पष्ट हुई। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड जो प्राइस सीएसीपी है, एमएसपी की घोषणा किस प्रकार करता है। ये तो घोषणा करने के वक्त इन सिचुएशंस को देखता है। ठीक है। जैसे हम भी कुछ चीजों को लाना है नहीं लाना, पहले सिचुएशन देखते हैं, भाई इसकी क्या जरूरत है, कितनी नहीं है, हमारे घर में है या नहीं है, इस प्रकार की एक्टिविटी हम करते हैं। तो सीएसीपी भी एमएसपी की घोषणा करने से पूर्व या उसकी गणना करने से पहले इन चीजों का देखता है। ठीक है। अब ये कैसे की जाती है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से देखना। और इन फॉर्मूले के ऊपर जो किसान हुए थे उन्होंने आंदोलन भी किया था, आपको याद होगा। आपको इतना बात पता लग गई कि जो इसकी गणना करने का कार्य कौन करता है, सीसीईए। और वो किसको सजेशन देता है, सीसी आई मीन सीएससीपी जो होता है इसकी गणना करता है, और वो रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। चलिए, सीएससीपी की गणना करने के वक्त कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करता है, जैसे ए टू प्लस एफ टू प्लस सी टू। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ए टू। ए टू का मतलब ए स्टैंड फॉर एक्चुअल पे। एक्चुअल पे का मतलब है कि किसान ने अपनी फसल को बोने हेतु कितना एक्चुअल पे किया है, उसको ध्यान में रखेंगे। ए टू का मतलब एक्चुअल पे। जैसे किसान अब फसल को बोने के लिए बीज का यूज करता है या नहीं करता है। ठीक है। बीज का, सिंचाई का, उर्वरक का, मतलब जो किसान ने एक्चुअल पे किया है उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ए टू प्लस एफ टू। ए टू में एक्चुअल पे तो इन्वॉल्व होएगा ही होएगा, प्लस आपका फैमिली लेबर होता है, क्योंकि किसान जब फसल को बोता है तो उसका जो फैमिली होती है तो उसकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, या वो लेबर को भी लगाता है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ए टू प्लस एफ टू। ठीक है। कि एमएसपी की घोषणा 2000 इतने होएगी या नहीं होगी, तो किस आधार पर करता है वो एमएसपी घोषणा। एक तो ए टू देखता है कि एक्चुअल पे कि किसान ने एक्चुअल कितना पे किया अपनी फसल को उत्पादन करने हेतु। और ए टू में देखता है कि भाई किसान जो होता है अकेला नहीं काम करता है, वो कभी लेबर को भी लगाता है, तो लेबर को भी उसको पैसे देने होते हैं, तो वो भी किसान की जेब से ही जाते हैं। तो जो सीएससीपी होता है फैमिली लेबर को भी इंक्लूड करता है। डन। चलिए, सो हम कह सकते हैं कि जो ए टू है, मतलब ए टू प्लस एफ टू जो है वो ग्रेटर देन है ए टू से। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम वगैरह में भी पूछ लिया जाएगा। डन। सी टू क्या होता है कि सी टू और ए टू एफ टू पर ही लेकर तो किसानों के वर्ग में जो भी निराशा की भावना थी इन्हीं के लेकर के अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और आपको ध्यान में रखना है कि क्या, कि जो गवर्नमेंट जो सीएसीपी है वो ए टू फॉर्मूले का प्रयोग कर कर ही एमएसपी की प्रोक्लेमेशन करता है। ठीक है। चलिए, सी टू में दरअसल दो कॉस्टिंग को इंक्लूड किया जाता है, एक तो आपका लागत और एक दृश्य लागत और एक अदृश्य लागत। सी टू में किसको इंक्लूड किया जाता है, सी टू में
दृश्य लागत प्लस अदृश्य लागत, इसको बोलते हैं हम विजिबल कॉस्टिंग और इनविजिबल कॉस्ट। दृश्य लागत में तो वही आएगा जो दिखता है, लागत जो कॉस्टिंग हमें दिखाई देती है, जैसे कि सीड खरीदा किसान ने, फर्टिलाइजर्स खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, ठीक है, इस प्रकार की जो भी कॉस्टिंग विजिबल है, दैट इज कॉल्ड विजिबल कॉस्टिंग। इनविजिबल कॉस्टिंग होती है जैसे कि किसान ने जो भी फसल का उत्पादन किया है वो किसी से भूमि, जो लैंड होता है वो रेंट पर लिया हो, ठीक है, तो लैंड मैनेजमेंट, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जब किसान जो होता है अपने जिस फसल मतलब कि जिस लैंड पर जिस भूमि पर वो फसल का उत्पादन करता है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग आती है, वो चारों तरफ तार लगाता है, बाड़ लगाता है ताकि कोई भी पशु उसके खेत में ना जाए। तो इस प्रकार की जो इनविजिबल जो कॉस्टिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है मेरे फ्रेंड। सो 2018 और 2019 के जो बजट में 2000, चलो मैं नेक्स्ट पेज पर सुनाता हूँ। ठीक है मेरे फ्रेंड, 2018 और 19 के बजट में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 और 19 के बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एमएसपी पर 1.5 गुना यानी 50% की इंक्रीजमेंट करेंगे, तो किसान बहुत ही खुश हो गए थे, ठीक है। और इस प्रकार का सजेशन एमएसएम स्वामीनाथन ने भी दिया था कि भैया जी क्या कि एमएसपी पर 50% का इंक्रीजमेंट होना चाहिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया था, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर खेल खेल गई। गवर्नमेंट ने कहा कि ए टू प्लस एफ टू ए टू प्लस F2 फॉर्मूले के आधार पर जो भी एमएसपी निकल कर आता है आपका, उस एमएसपी में हम 50% के क्या कर देंगे, इंक्रीजमेंट कर देंगे। जबकि किसानों का कहना था कि जो C2 है, C2 फॉर्मूले के आधार पर जो आपका एमएसपी निकल कर आता है इसमें 50% आप इंक्रीजमेंट कीजिए, और गवर्नमेंट ने A2+F2 वाले में किया था। इसी को लेकर किसान विद्रोह कर रहे थे। इतनी बात स्पष्ट हुई। चलिए अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या एमएसपी जो मिनिमम सपोर्टेड जो प्राइस होता है इसके क्या क्या फायदे हैं, उसको समझाने से पहले चलो उसको बाद में समझाता हूँ मैं। एमएसपी का भी हम फायदे पर चर्चा करते हैं हम, ठीक है भाई। एमएसपी के क्या फायदे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। एमएसपी के फायदे, पहला फायदा आपको पेन लिख लेना, आपको पेन ले लेना और उसमें लिख लेना एमएसपी के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये किसान को निम्न आय फंदे से बचाता है। पहला पॉइंट लिखिए, किसान को निम्न आय फंदे से बचाता है। निम्न आय फंदे से बचाता है। इसका मतलब क्या है, निम्न आय फंदे का मतलब क्या है, ये पॉइंट आपने लिख लिया। अब मैं आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको एक बार निम्न आय फंदा बता देता हूँ कि निम्न आय फंदा होता क्या है। ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ध्यान से समझना, मैं एक ग्राफ सा ड्रॉ करूंगा, वो ग्राफ आप साथ के साथ ड्रॉ कर लेना। देखो मानसून जो है वो बेहतर हुआ, मानसून जो सीजन है वो बेहतर हुआ, मानसून बेहतर होएगा। मानसून बेहतर होने का मतलब है कि अच्छी खासी बारिश होएगी, अच्छी खासी बारिश होएगी तो जो किसान होएगा अपनी फसल का अधिक से अधिक क्या करेगा, उत्पादन करेगा, या फसलों का अधिक मात्रा में उत्पादन होएगा।
उत्पादन अधिक होएगा तो ऑब्वियस है कि उसकी जो आपूर्ति होगी, जो सप्लाई होगी, वो भी क्या होएगी, अधिक होएगी। ठीक है, सप्लाई ज्यादा होने से उसकी जो मांग होएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे ही उसकी जो मांग होएगी वो कम होएगी तो उसका जो मूल्य होएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मूल्य कम होने से जब उसके प्राइस, जो उसका क्रॉप मतलब जो उस फसल का जो प्राइस कम हो जाएगा तो उससे किसान क्या, किसान की बचत क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर किसान की इनकम सेविंग कम हुई तो वो कम क्या करेगा, निवेश करेगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम से कम करेगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जैसे कि उत्पादन क्या होएगा, प्रोडक्शन क्या होएगा, कम ही होएगा। जब प्रोडक्शन कम होएगा तो जैसे कि उसका मूल्य भी कम ही लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो किसान है ये रोने लगेगा, ये क्या लगेगा, रोने लगेगा। रोने लगेगा या नहीं, यहाँ से समझिए। अगर मानसून बेहतर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा फसल प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, सप्लाई ज्यादा होएगी तो उससे उसके डिमांड कम, डिमांड कम तो उसका मूल्य कम, मूल्य कम, बचत कम, बचत कम तो उसका निवेश कम, निवेश कम तो उसका उत्पादन कम, उत्पादन कम होने से जब कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस है कि उसकी आय क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर लेना, आय कम हो जाएगी, उसकी आय कम हो जाएगी तो गुड्स मूल्य भी कम होगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान से याद रखना क्या, अगर यहाँ पर सर एफसीआई एमएसपी पर फसल का अधिग्रहण कर लेती है, फसल का क्या कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, तो उनको मूल्य बेहतर दिया जाएगा। मूल्य अच्छा मिला तो ऑब्वियस है कि उनकी बचत क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब उनकी सेविंग ज्यादा होने से जब ज्यादा चीजें बचाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें निवेश भी, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जब निवेश ज्यादा होएगा तो ऑब्वियस है कि उत्पादन भी क्या होएगा, ज्यादा ही होएगा। और ज्यादा होएगा तो ऑब्वियस है कि उसका मूल्य भी, फिर सेविंग, इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहेगा जिससे किसान क्या होएगा, निम्न आय फंदे से बाहर आ जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हुई। जो किसान ये रोता हुआ किसान क्या करने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ, आप खुद ही सोचो ना, खुद ही दिमाग लगाओ। अगर भैया मानसून बेहतर हुआ, अच्छी अच्छी बारिश हुई तो किसानों के मतलब कि ज्यादा फसलों का उत्पादन होगा, ज्यादा फसलों का उत्पादन होने से उनकी आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी जिसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से वैल्यू कम, उसका प्राइस कम होएगा, बचत कम, निवेश कम, उत्पादन कम, फिर किसानों की आय कम, किसान इस प्रकार से फंस जाता है। ये बात क्लियर। चलिए, आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या, कि जो एमएसपी होता है वो किसानों को निम्न आय फंदे से बचाने का प्रयास करता है। और दूसरा इसमें यह है कि जो एमएसपी होता है एक ऐसा बीमित मूल्य होता है, एक ऐसा इंश्योरेंस प्राइस होता है जो किसान को, जो किसानों को बाजार में गिरते हुए उनके उत्पादन, जो भी एमएसपी जो होता है, मैं लिख देता हूँ, एमएसपी एक बीमित मूल्य होता है। इसका मतलब इंश्योरेंस प्राइस होता है, बीमित, बीमित मूल्य मतलब इंश्योरेंस प्राइस होता है। क्यों होता है इंश्योरेंस प्राइस, क्योंकि अगर मार्केट में किसान, सपोज करो किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और मार्केट में उसका वैल्यू बहुत ही कम है, तो एमएसपी क्या करेगा, किसान के फसलों को उचित दर पर या प्रॉपर रेट पर खरीदने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से एमएसपी जो होते हैं बीमित मूल्य होता है, क्योंकि वो किसानों को उनके द्वारा उत्पादन किए गए जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी फसलें होती है उनका नुकसान नहीं होने देता है। तो एक प्रकार का ये इंश्योरेंस प्राइस होता है। ठीक है, और क्या होता है एमएसपी के, और क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। एमएसपी पर जो सरकार होती है, एमएसपी पर जिस जिन भी फसलों का अधिग्रहण करती है, फसलों का अधिग्रहण करती है, लाइक गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया आपका, इन सबको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचाती है, गरीब लोगों तक पहुंचाती है। तो एक प्रकार से ये खाद्य सुरक्षा का भी कार्य करती है, फूड सिक्योरिटी का भी कार्य करती है। ठीक है, और एमएसपी पर जो गवर्नमेंट जितनी भी फसलों का अधिग्रहण करती है उसका एक
स्टॉक में उनको कलेक्ट करती है, ताकि कल को देश पर कोई भी आपदा आ जाए या आपात स्थिति में वो सभी लोगों जहाँ पर आपदा हुई है, जहाँ पर डिजास्टर हुई है, वहां तक लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उसमें भी एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो ये हमने एमएसपी के कुछ लाभ देखे, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी होती है। चुनौतियां क्या क्या होती है? जो एमएसपी होता है, एक सपोर्टेड प्राइस होता है। सपोर्टेड प्राइस का मतलब होता है समर्थन मूल्य। इसका मतलब होता है कि जो सरकार है, आई मीन एफसीआई है, ये किसानों से, सभी किसानों से फसलों का अधिग्रहण करे, ये बाध्यकारी नहीं है। सपोर्टेड प्राइस में ये बाध्यकारी मैंडेटरी नहीं होता है कि एफसीआई जो है किसानों से सभी फसलों को अधिग्रहण करे। सो एफसीआई के जो उतने भी ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ये निम्न वर्ग के किसानों से तो फसलों का अधिग्रहण ही नहीं करते हैं, क्योंकि वे बहाना बना लेते हैं कि हमारा तो स्टॉक फुल है, वो है। करप्शन तो देखो वही हर जगह है इंडिया में, तो यहाँ पे करप्शन ही है। तो पहला इसकी क्या चैलेंजेस है कि जो एफसीआई है वो किसानों से, सभी किसानों से फसलों का अधिग्रहण ही नहीं करता है। और हमारे देश के कुछ लोग अनअवेयरनेस भी होते हैं, कुछ किसान अनजागरूक भी होते हैं, जो कि एपीएमसी में जाकर बेचते हैं, और वहां पर जो भी ये आड़ती होते हैं वो बेचारे किसान का खून चूस लेते हैं। कैसे चूसते हैं हम आगामी वीडियो में जब एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी पर चर्चा करेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जब एक किसान जो होगा किसी भी फसल का उत्पादन कर कर जब सब्जी मंडी में बेचने जाता है, तो जो आड़ती होता है उसको कितने प्रकार के टैक्स वसूल लेता है, जिससे उस बेचारे किसान को, और वो बेचने के लिए वहां पर बाध्य है, क्योंकि वो और कहीं बाहर भी नहीं बेच सकता। मैं चर्चा करने वाला हूँ कुछ दिनों में एपीएमसी पर, विस्तार से पढ़ेंगे, सब्जी मंडी वगैरह क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा इसका चैलेंज क्या है कि जो एमएसपी पर सिर्फ और सिर्फ खाद्य फसलों, आई मीन अनाज दाल, इन्हीं को अधिग्रहण किया जाता है। जो बागवानी फसलें होती है, बागवानी फसलें जैसे फल हो गया, सब्जी हो गए, इनको तो इनका तो अधिग्रहण ही नहीं किया जाता, जिससे इनकी प्राइस बढ़ने लगती है। ठीक है। ये इसके कुछ चैलेंजिंग पॉइंट है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो अब हम समझ लेते हैं कि क्या एमएसपी, जो मिनिमम जो सपोर्टेड प्राइस होते हैं, आखिर की ये सपोर्टेड प्राइस क्या होता है। देखो मैं प्राइस आपको एक नहीं, तीन चार प्राइस के विषय में डिटेल से बता देता हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट होता है आपका मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। ये क्या होता है? बाजार मूल्य। सेकंड होता है आपका सपोर्टेड प्राइस या कंट्रोल प्राइस, नियंत्रण मूल्य। The third is very important, supported price, समर्थित मूल्य। The fourth is very important, administrative price। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को बोलते हैं हम प्रशासनिक मूल्य। देखो मैं ज्यादा डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ये मत सोचना कि मैं सारी चीजें लिखूं यहाँ पर। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है बाजार मूल्य। देखो मार्केट प्राइस उसे बोलते हैं जो मार्केट की शक्ति पर डिपेंड होता है। का मतलब वो प्राइस जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई और डिमांड के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, उसके बोलते हैं बाजार मूल्य। जब मार्केट में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो प्राइस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम है। अब सर्दियों में अगर आप भिंडी खाओगे, ऑब्वियस अभी आपको महंगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में भिंडी एक तो बोई नहीं जाती है, और उसकी डिमांड क्या होती है, हमें उतनी सप्लाई नहीं होती है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ब्याह शादियों में उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियस उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे।
पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जब जिस चीज ये मार्केट प्राइस में ही आता है, मार्केट प्राइस वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई पर डिटरमाइन हो। अगर डिमांड ज्यादा है रादर देन सप्लाई तो प्राइस बढ़ने लगेगा, सप्लाई ज्यादा है रादर देन डिमांड तो ऑब्वियसली प्राइस घटने लगेगा। अब ये जो महीने आएंगे, अप्रैल के मई हो गया, जून हो गया, इसमें जो जायद फसल होती है आपके, जैसे कि खरबूजे हो गए, खीरे हो गए, भिंडी वगैरह हो गई, इनकी जो सप्लाई होती है ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक मात्रा में ज्यादा हो जाती है और इसके जो वैल्यू होता है वो डिमांड और इसका जो प्राइस होता है वो गिरने लगता है। सर्दियों के टाइम पर देखना आप, जो भी पोटैटोज होते हैं, जो भी आलू होते हैं, उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो ये उसके प्राइस क्या करने घटने लग जाते हैं। तो पहली बात, पहली दूसरी पॉइंट क्या है, जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो उसका प्राइस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और तीसरा है जिसकी डिमांड और सप्लाई इक्वल है दोनों, तो उसका जो प्राइस होता है वो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। सेकंड इज कंट्रोल प्राइस, नियंत्रण मूल्य। कंट्रोल प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर सरकार ईसीए, सॉरी ईसीए मतलब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को पर अगर कंट्रोल प्राइस प्रोक्लेम कर देती है, का मतलब है कि सरकार उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन खुद करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेगा और उसका संग्रहण भी खुद करेगा और उसके प्रोटेक्शन भी खुद करेगा। उसको बोलते हैं कंट्रोल प्राइस। वो प्राइस जिस पर सरकार का कंप्लीटली नियंत्रण हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्राइस। जैसे कि हाल में जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चला हुआ है, जो भी वॉर चला हुआ है, ईरान, जो भी ईरान का और यूएसए और इसराइल का, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने एलपीजी एलएनजी जितने भी एनर्जी सोर्सेज होते थे इस पर कंट्रोल प्राइस प्रोक्लेम कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट एनर्जी क्राइसिस का कितना प्रोडक्शन होएगा, कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, वो भारत सरकार तय करेगी। इसको बोलते हैं हम कंट्रोल प्राइस। एक एक्ट याद रख लेना, कौन सा एक्ट है वो, ईसीए 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इसके तहत करती है। और स्पॉटेड प्राइस पहले भी मैं बता चुका हूँ लेकिन अभी भी बता देता हूँ। समर्थित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार एफसीआई के माध्यम से फसल किसानों से फसलों का अधिग्रहण करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, वे सभी फसलों का अधिग्रहण करें, दैट इज कॉल्ड स्पॉटेड प्राइस। ठीक है। लास्ट प्राइस होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, इसको इसी को हम बोलते हैं एफआरपी। इसी को क्या बोलते हैं हम, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, जिस पर शुगर केन पर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज पर एफआरपी प्रोक्लेम होएगा सरकार उसका अधिग्रहण नहीं करेगी। मतलब कि कुछ चीनी जो भी कोई उसका पीएसयू होएगा या भी कोई नोडल एजेंसी होएगी जिसको उसकी आवश्यकता होगी, वही उससे अधिग्रहण करेगी। सिंपल सी लैंग्वेज, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो है आपका शुगर केन पर लगा हुआ है, शुगर केन मतलब गन्ने पर, किस पर लगा हुआ है, शुगर केन। शुगर केन गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो जितने भी जो चीनी मालिक होते हैं वो किसानों से, जो तो उनके किसान होंगे, जो चीनी मालिक होते हैं किसानों से एफआरपी पर ही किसानों से फसल गन्ने को अधिग्रहण करते। इस पर सरकार नहीं है वो अधिग्रहण करेगी, बीच की कोई नोडल एजेंसी होगी वो अधिग्रहण करती है उनसे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस या प्रशासनिक मूल्य। ठीक है। सो आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। सो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।